का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव के लिए खत्म हुआ नामांकन। आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। कल नामांकन की जांच होगी। 19 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। तो वहीं पानीपत में 21 फरवरी से नामांकन शुरू होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गया है और आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। कल नामांकन की जांच होगी और उसके बाद स्क्रूटनी की जाएगी। तो 19 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। पानीपत में 21 फरवरी से शुरू होगा नामांकन। निकाय चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां लगातार एक्टिव नजर आ रही है। उसके बाद 19 तारीख को नामांकन वापस लिए जाएंगे। जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है वो 19 तारीख को 3 बजे तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चुनावी प्रक्रिया लगातार चल रही है। मैं बात करूं हथीन नगर पालिका की, तो हथीन नगर पालिका में 12,500 के करीब मतदाता हैं। 14 वार्ड हैं। वार्डों का चुनाव है जो कोई पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ रही है। भाजपा केवल चेयरपर्सन का चुनाव सिंबल पर लड़ रही है। कांग्रेस चुनाव नहीं, जो सिंबल पर नहीं लड़ने की वजह से कहीं न कहीं किसी निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जो है सीधा मुकाबला इस चुनाव में नहीं दिख रहा है, क्योंकि कई जो है प्रत्याशी ऐसे में कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ पर मुकाबला हो सकता है, क्योंकि भाजपा को विधानसभा चुनाव में करारी हार का मुंह यहाँ देखना पड़ा था। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है, जिस प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी, वो कहीं न कहीं घाटे की टक्कर में हो सकते हैं। जिस तरह से 19 फरवरी को जो प्रत्याशी अपने जो नामांकन वापस लेंगे, उसके बाद 3 बजे के बाद उनको सिंबल वितरित कर दिए जाएंगे। 19 फरवरी को चुनाव लड़ने के प्रत्याशियों को मतदान केंद्रों की सूची पर उनके जो निशान है निर्धारित चस्पा कर दिए जाएंगे। मतदान केंद्रों के बारे में बता दी जाएगी। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो हथीन नगर पालिका का चुनाव है, इसमें 14 वार्डों में अलग अलग प्रत्याशी है। जो चेयरपर्सन का चुनाव सीधा हो रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, किसी प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी। भाजपा पार्टी है जो वो सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। 2 मार्च को मतदान होगा। कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट पड़ते हैं, कौन यहाँ का चेयरपर्सन बनता है, कौन यहाँ का जो पार्षद बनता है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकाबला कड़ा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक हैं हथीन के, वो कांग्रेस पार्टी से हैं और कहीं न कहीं भाजपा पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने की बात कर रही है। और दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज। तो निकाय चुनाव के लिए नामांकन जो है वो खत्म हो गया है। अब इस खबर पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, तो कुरुक्षेत्र से गगन सेंगर जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल गगन, देखिए निकाय चुनाव के लिए नामांकन जो है खत्म हो गया है और बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पर्चा भी भर दिया है। गगन, फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल साधना, आज जिस तरीके से बात की जाए तो तमाम पूरे प्रदेश के अंदर तमाम पार्टियों के द्वारा जो है नामांकन भर दिए गए हैं। और आज थानेसर की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री जो है भाजपा का जो प्रत्याशी था उसका नामांकन भरवाने के लिए पहुंचे थे। और देखिए जिस तरीके से 32 वार्ड है और 32 के वार्डों पर जो है भाजपा के उम्मीदवार जो है पार्षद पद के लिए उतारे गए हैं। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहे थे। तमाम जो तैयारियां है वो अलग अलग पार्टियों के द्वारा भी की गई है। कांग्रेस के द्वारा भी आज नामांकन यहाँ पर भर दिया गया। और देखिए कड़े इंतजाम जो है यहाँ पर देखने को मिले थे, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हो सके इस तरह के प्रबंध किए गए हैं। देखिए थानेसर की बात की जाए तो कुल तकरीबन 32 वार्ड है और तकरीबन 1.25 लाख वोटर्स हैं। और ऐसे में देखिए सरकार जो जनता से बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि जो है इस बार जो है विकास के मुद्दों को लेकर जो है जो उनकी समस्याओं को दूर करेगा, उन मुद्दों को लेकर जो है इस बार जो है
वोट जरूर डालेंगे। तो ऐसे में वोटरों में भी काफी जो जिन लोगों ने वोट डालने उनमें भी अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो विकास कार्य रुके हुए थे, शहरी विकास कार्य, वो कहीं ना कहीं पूरे होते नजर आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो देखिए दोनों पार्टियों के द्वारा जो लगातार, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि इस बार जो है निकाय चुनाव में जो है अपनी जीत हासिल करेंगे और चेयरमैन पद की बात की जाए या फिर मेयर की बात की जाए वो जीतेंगे। दोनों ही पार्टियों के द्वारा इस तरह के बयान जो है सामने आ रहे हैं। लेकिन जनता से जो बातचीत हुई उनका यही कहना है कि सेंटर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में वो सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे। लेकिन ये तो आने वाला समय तय कर पाएगा, क्योंकि देखिए कल छटनी होनी है और 19 तारीख को जो है जो लोग अपने नामांकन वापस लेना चाहते हैं वो अपने नाम वापस ले सकते हैं। और उसके बाद बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले में एक उपचुनाव जो मेयर पद के लिए हो रहा है वो इस्माइलाबाद के अंदर भी हो रहा है। ऐसे में देखा जा सकता है कि तैयारियां पूरे जोरों शोरों से अलग अलग पार्टियों के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल। गगन, मैं लौटूंगी आपके पास और फिर उसके बाद बातचीत भी करेंगे, क्योंकि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र सिंह, क्योंकि नामांकन जो है वो खत्म हो गया है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तमाम तरह के दावे कर रही है और इस बीच पर्चा भी भरा गया है आज। फिलहाल क्या जानकारी और कौन सी पार्टी मजबूत करनाल में? जी बिल्कुल साधना, देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन था और अभी जो है नामांकन प्रक्रिया वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। अभी तक की जो जानकारी मिली है, करनाल नगर निगम से कुल 5 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन जो है दाखिल किए हैं। मुख्य रूप से आज बीजेपी की जो प्रत्याशी है रेणु बाला गुप्ता, उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा और पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसकी तरफ से भी प्रत्याशी जो है अब की बार सिंबल पर उतारा गया है। मनोज वधवा यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिनका नामांकन दाखिल कराने के लिए कुरुक्षेत्र से विधायक अशोक अरोड़ा वो यहाँ पर पहुंचे। दोनों पार्टियों की तरफ से अलग अलग दावे इन निकाय चुनाव को लेकर किए गए हैं। चाहे बीजेपी की बात करें तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा किया गया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया कि जिस तरह से बीते 10 वर्षों में निकायों में खास रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, यह आरोप जो है अशोक अरोड़ा ने लगाया, उसके मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसे में मुकाबला जो है वो दोनों पार्टियों में आमने सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस अब सिंबल पर है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि निकाय चुनाव का जो रंग रहता है वो कुछ अलग तरह का होता है कि स्थानीय मुद्दे जो है ज्यादा प्रभावी रहते हैं। इसके अलावा वोटर्स की संख्या काफी कम होती है, तो जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार है, जिनका जुड़ाव जनता के साथ सीधा रहता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में जो उम्मीदवार पार्षद पद के लिए निर्दलीय भी चुनाव में उतरे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना कुछ असर दिखा सकते हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन, देखिए क्योंकि आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से आप बातचीत भी कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जनता का ही कहना कि जो देखिए विकास के मुद्दे हैं या कुछ समस्याएं जैसे पानी निकासी को लेकर, गलियां बनवाने को लेकर, जो देखिए जो गलियां हैं वो अच्छी तरीके से साफ सुथरी बनी रहे, सफाई व्यवस्था का खास तौर पर ध्यान बना रहे। तो ऐसे में देखा जाए तो इन जो मुद्दे हैं, तमाम जो मुद्दे हैं नगर पालिका से जुड़े, उन चीजों को लेकर जो है इस बार जो है वोट डालेंगे। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनके द्वारा लगातार जो है दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है निकाय चुनाव में वो विजय रहेंगे। लेकिन ये तो आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि देखिए वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि केंद्र में और जो राज्य में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर जो यहाँ पर नगर परिषद के चुनाव में अगर तो चेयरमैन पद जो हमारा जीतता है तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में भी अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा भी लगातार यही कहा जा रहा है कि जो इस बार जो है निकाय चुनाव में वो जीत हासिल करेंगे। 2 तारीख को चुनाव होगा और 12 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन एक तरफ बात की जाए तो जिस तरीके से आज नामांकन खत्म हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ 21 तारीख से जो है नामांकन का आरंभ जो है पानीपत में होगा, नामांकन भरे जा सकेंगे, क्योंकि पानीपत में जो है चुनाव जो है 9 तारीख को होने वाला है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरे प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके, प्रशासन की पूर्ण रूप से तैयारी है। थानेसर में देखिए नगर इस बार जो है महिला सीट आरक्षित की गई है, तो ऐसे में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आ रही है।
लगातार देखिए लोगों का यही कहना है कि जो लगातार देखिए हम ऐसा जो जनता से बात हुई हमारे उनका यही कहना है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है, इसीलिए तीसरी बार जो है सरकार को हम लेकर आए हैं। और देखिए ये तो जनता की बात है और 2 तारीख को देखिए संभव भी हो जाएगा कि क्या जनता की क्या कुछ राय है, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इस बार जो है निकाय चुनाव में जो है हमारी पार्टी जीतेगी। 2 तारीख को चुनाव होंगे और 12 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। इस बार देखिए तैयारियां पूरी चल रही हैं और कल छटनी होनी है, उसके बाद जो है जो लोग अपना नामांकन वापस लेना चाहेंगे वो अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। जी बिल्कुल गगन, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए। महेंद्र सिंह, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि दावे तो तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात क्या है और जनता क्या कुछ चाहती है स्थानीय मुद्दों को लेकर। हालांकि हमने गगन से भी बातचीत की है, फिलहाल करनाल के लोगों का क्या कुछ कहना है स्थानीय मुद्दों को लेकर, उनकी प्रतिक्रियाएं किस तरह के सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव में स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो ज्यादा प्रभावी रहते हैं, बजाय कोई प्रादेशिक मुद्दा है या राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा है उसका इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। लोग जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जरूर आवाज उठाते हैं, क्योंकि सीधे रूप से वो निकाय से जुड़े रहते हैं। करनाल की बात करें तो करनाल में सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा है वो यहाँ पर धड़ाधड़ काटी जा रही अवैध कॉलोनियां है, क्योंकि 100 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां पीछे 10 सालों में काटी गई हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में परिवार रह भी रहे हैं, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, क्योंकि वहां पर निकाय जो है वो काम नहीं करवा पाता, क्योंकि वो अवैध घोषित कर दी गई हैं। तो ऐसे में ये मुद्दे जो हैं वो काफी प्रभावी रहेंगे कि जो कॉलोनियां हैं उनके अंदर मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो गलियों की बात हो, नालियों की, पीने के पानी की बात हो, ये मुद्दे जरूर प्रभावी रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर इस तरह के सवाल उठा रही है कि निकायों को लेकर जो है बीजेपी उस तरह तर्ज पर काम नहीं कर पाई है, वहीं बीजेपी की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि जिस तरह से प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार बनी है, वहीं निकायों में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार तेजी के साथ लोगों के विकास कार्य करवाएगी। तो ऐसे में अलग अलग मुद्दे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी एक मुद्दा जो है उनको प्राथमिक रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो सूची जारी की गई थी उम्मीदवारों की, उसमें उनकी जातियां लिख दी गई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया है कि बीजेपी निकाय चुनाव में भी जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। तो ऐसे में अलग अलग मुद्दे जो है पार्टियां, उनके नेता जो है उठाएंगे। जनता से कितना सरोकार होगा ये देखने वाली बात होगी। जी साधना। चलिए महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए।